नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज का दिन जो है दीपावली का दिन है। आप सभी लोगों को जो है दीपावली की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके परिवार जो है अच्छे से जो है दीपावली मनाएं। ठीक है, और जो है थोड़ा सावधानी पूर्वक भी जो है दीपावली मनाएं। तो आप लोग सभी लोगों को जो है दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो चैप्टर है, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3। तो स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी से जुड़ने कुछ बेनिफिट्स है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जो है डेली लाइव क्लासेज मिलती हैं, और उन लाइव क्लासेज में आप अपने डाउट्स जो है एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं वो सारे के सारे जो है स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, ताकि टाइम टू टाइम जो है आप अपने आप को जो है इवेल्यूएट कर सके। उसके लिए आपको यहाँ पर अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। अनलिमिटेड लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है, ताकि जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है उस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद में आप जो है उस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों का हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो है कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करवाई जाती है। अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा, मतलब कि यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं आप उन सभी को जो है अनलिमिटेड टाइम जो है देख सकते हैं। मतलब कि उनके लेक्चर्स जो पहले हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले लेक्चर हो चुके हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। मतलब कि रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपको दिखेंगे, और साथ ही प्रेजेंट में जो लाइव चल रहे हैं वो भी आपको दिखेंगे। उसके लिए आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में जाकर। 100+ टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। और फी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, 1 साल, 2 साल या 3 साल का ही मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा। क्यों कि ये जो है आप लोगों के लिए जितना आप बड़ा कोर्स लेंगे उतना ही आपके लिए इकोनॉमिकल बेनिफिशियल है। ठीक है ना। और सभी जगह हम आप लोगों को पता है कि किस्तों में आप जो है भुगतान कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। डेबिट कार्ड आपके लिए अनअकैडमी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की पहले प्रॉब्लम रहती थी कि सर क्रेडिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड ने अनअकैडमी में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। तो अगर आप यहाँ पर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या किसी भी कोर्स में यूपीएससी सीएससी कैटेगरी के अलावा भी यहाँ पर ये जो है अनअकैडमी अगर कोई कोर्स लेते हैं, आईआईटी नीट का, किसी भी का भी, ठीक है, स्टेट पीएसएस पीसीएस का, तो आप यहाँ पर जो है वीवीवाईटी रेफरल कोड का प्रयोग कर सकते हैं, और 10% जो है इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा। और उसमें डिस्काउंट में आपको जो है 12 मंथ का जो कोर्स है 44,550 रुपीज, 24 मंथ का जो है 64,800 रुपीज, और 36 मंथ का जो है 81,000 रुपये में आपको ये कोर्स अवेलेबल होता है। तो आप इसको जो है ले सकते हैं। पर्सनल कोच आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो है प्लस के फीचर्स तो आपको यहाँ पर मिलते ही है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक पर्सनल कोच जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जरूरी है। डेली मेंस की क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करवाई जाती है, और साथ ही स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज फीडबैक आपको यहाँ पर मिलता है। इसका 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का जो कोर्स है, रेफरल कोड VVYT का प्रयोग करने के बाद में, यूज करने के बाद में आपको 62,550 रुपीज, 96,300 रुपीज एंड 36 मंथ्स का जो कोर्स है आपका 1,26,900 रुपीज में आपको ये अवेलेबल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी जो है अनअकैडमी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। तो ऑप्शनल, ये सारे के सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल है। इसकी फी स्ट्रक्चर में भी जो है आपके सामने ये फी स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट कोड का प्रयोग करते हैं, इसका डिस्काउंट कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% जो है इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ की जो फी है 27,500, 40,000 और 50,000 में से 10% जो आपको डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब कि ये 36,000 का हो जाएगा, जैसे कि ये 45,000 का हो जाएगा। ठीक है, तुरंत जो है के लिखा हुआ 50K मतलब 45,000, 45K मतलब 45,000। ये कोर्सेज मेरे द्वारा अवेलेबल है, इनको जरूर ज्वाइन किया कीजिए आप। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। और ये स्पेशल क्लासेज है जो हमारी, तो स्पेशल क्लासेज को जरूर देखा कीजिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मानव विकास। तो देखिए, मानव विकास के बारे में हम यहाँ पर जो है इन कहानी को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर देखना है कि हमारा जो मानव जो है किस प्रकार से उसका जो है डेवलपमेंट होता जा रहा है। मतलब कि डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, उसमें शिक्षा में सुधार हुआ क्या, उसकी उसके स्वास्थ्य में जो कोई सुधार हुआ क्या। सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग है, और सभी को जो है हैप्पी दीपावली है।
तो यहाँ पर जो है मानव विकास के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, तो किस प्रकार से जो है मानव का विकास हुआ है, जो है उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और मानसिक रूप से व शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है या नहीं है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो इस कहानी को नहीं पढ़ते, हम सीधा पॉइंट की ओर चले हम। तो मानव विकास में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपने देखी होगी, जैसे कि पहले जो है लोग जो है बसों से यात्रा करते थे, रेलगाड़ियों से यात्रा करते थे। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वह वायुयानों से भी यात्रा कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, मानव ने जो है इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग करके इतने सारे जो है जैसे कि रेलवे ट्रैक, पुल, रेलवे ट्रैक में भी अगर हम बात करें, रेलवे इंजन जो है इलेक्ट्रिक इंजन्स हो गए। बुलेट ट्रेन की जो है बातें चल रही है, बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, सड़कें हैं, ये सारे के सारे किसकी वजह से? मानव ने अपने मतलब कि जो है अपने भौतिक सुख साधनों के लिए जो है ये सब चीज़ें का जो है उपयोग किया है। उसके अलावा दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर देखें, तो जैसे कि कुछ-कुछ छोटे बच्चे हैं जो फुटपाथ पे जैसे कि भीख माँग रहे हैं, ठीक है? लोग जो है फुटपाथ पर सो रहे हैं, प्रदूषित जल का प्रयोग कर रहे हैं, प्रदूषित वायु को जो है साँस ले पा रहे हैं। विकास का जो दूसरा चेहरा उजागर करते हैं, मतलब कि एक तरफ तो बड़ी-बड़ी इमारतें वगैरह बन रही हैं, टेक्नोलॉजी जो है डेवलप होती जा रही है, और दूसरी तरफ ये जो विकास का दूसरा चेहरा बताते हैं। तो इस कहानी में जो क्या था मुख्य रूप से, कि सभी विरोधाभासों में विकास जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कुल मिला के यहाँ पर यह है कि मानव का जो विकास है वो ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ह्यूमन डेवलपमेंट ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मानव का विकास होगा तो तो उसका देश का, उसके राष्ट्र का विकास 100% होगा। क्यों? कि मानव के विकास के परिणाम स्वरूप ही उसके देश का विकास हो पाएगा। और अल्प अवधि में कुछ प्रदेश के व्यक्तियों के द्वारा किया गया विकास जो है बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी निम्नीकरण के साथ अनेक लोगों के जीवन और कुपोषण लाता है। मतलब कि अगर कम समय में बहुत अधिक जो विकास हो रहा है, तो वो क्या करता है, पारिस्थितिकी निम्नीकरण, मतलब कि वहाँ पर जो है पारिस्थितिकी तंत्र को हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और अनेक लोगों के लिए वो क्या करता है, गरीबी और कुपोषण को वो लेके आता है। और प्रत्यक्ष रूप से ऐसा माना जाता है कि विकास स्वतंत्रता है जिसका प्राय आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। तो विकास क्या है, एक स्वतंत्रता है जो आधुनिकीकरण से, अवकाश से, सुविधा से और समृद्धि से जो है जुड़ा है। और वर्तमान संबंध में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकीकरण, सक्षम परिवहन, संचार जाल, वृहद प्रणाली, वृहद शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि को जो है विकास का प्रतीक समझा जाता है। मतलब कि किस प्रकार से जो है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, संचार में, परिवहन में किस प्रकार से जो है निरंतर वृद्धि होती जा रही है, तो ये उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम विकास का प्रतीक समझते हैं। देखिए, किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, अगर समझ में नहीं आता है, तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आपका जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा डिस्कशन ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, अनअकैडमी विवेक वैष्णव के नाम से सर्च करेंगे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है, समुदाय एवं सरकार अपने निष्पादन और विकास के स्तर को इन वस्तुओं की उपलब्धता और गम्यता से मापते हैं। जस्ट अ मिनट। किंतु विकास की जो है आंशिक और एक तरफा दृश्य हो सकता है। इसे प्राय विकास का पश्चिमी और यूरोपीय केंद्रित विचार कहा जाता है। मतलब कि किस प्रकार से जो है वस्तुओं मतलब कि जो है सर्विसेज जो है ह्यूमंस के पास में जो अवेलेबल होती है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को उसका जो उस प्रकार का जो विकास है यहाँ पर जो है विकास का जो है पश्चिमी अथवा यूरोपीय देशों का जिस प्रकार से विकास हुआ है, उसी का हम इसको कह सकते हैं। और भारत जैसे उत्तर उपनिवेशी देश के लिए उपनिवेशवाद, सीमांतीकरण, सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक असमता इत्यादि का विकास जो है दूसरा चेहरे को दर्शाता है। उसके अलावा भारत के लिए विकास के अवसरों के साथ साथ में उपेक्षाओं और वंचनाओं का भी जो क्या है, मिला जिला यहाँ पर हमको एक थैला मिलता है। और यहाँ महानगरीय केंद्रों तथा अन्य विकसित एनक्लेवों, अंतर्वेशों जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ इनकी जनसंख्या एक छोटे से खंड में जो है आधुनिक सुविधाएं जो है वहाँ पर उपलब्ध है, और दूसरे छोर पर जो है विशाल ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की जो है गंदी बस्तियां हैं।
जिसमें अगर हम बात करें तो पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएँ जो है यहाँ पर उपलब्ध उनको वहाँ पर जैसी भी ऐसी सुविधाएँ भी यहाँ पर उनको उपलब्ध नहीं हैं। और यदि हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के बीच विकास का वितरण देखा जाए, तो स्थिति और अधिक जो है चिंताजनक प्रतीत होती है। ठीक है? मतलब कि जिस प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करें, एक एक वर्ग जो है हमारा जो शिक्षित हो गया और एक वर्ग जो है हमारा अभी भी अशिक्षित है, एक वर्ग जो है हमारा अमीर हो गया और एक वर्ग जो हमारा अभी भी क्या है, गरीब है। तो इस प्रकार से जो हमको क्या मिलता है, विकास के अवसरों के बीच में जो है वितरण देखने को मिलता है। और साथ ही यह एक सुस्थापित तथ्य है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, भूमिहीन मजदूरों, कृषि मजदूरों, गरीब किसानों और गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों इत्यादि का जो है बड़ा समूह जो है एक सर्वाधिक हाशिए पर है। मतलब एक बहुत ही जो है समाज की जो है दहलीज पे खड़ा है। स्त्री जनसंख्या इस बड़ा खंड में जो है सबसे ज़्यादा कष्ट भोगी है। वुमेन की जो पॉपुलेशन है इस प्रकार के जो अनुसूचित एससी एसटी और गरीब गरीब लोग जो है उनमें जो है सबसे अधिक जो है कष्ट भोगी जो है वो कौन सी है, जनसंख्या है। यह भी समान समान रूप से सत्य है कि वर्षों से हो रहे विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में से अधिकांश की जो है सापेक्ष के साथ साथ में जो है निरपेक्ष दशाएं भी जो है क्या हुई है, बदतर हुई है। मतलब कि जो है सामने जो दिख रही है उसके अलावा भी बदतर हुई है वो, लेकिन उसके अलावा जो है और भी अधिक बदतर होने का जो है यहाँ पर क्या है, चांसेज है कि मतलब कि और भी अधिक क्या हो सकती है, वो बदतर हो सकती है। और परिणाम स्वरूप जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है निर्धनतापूर्ण और अमानवीय दशाओं को जीने के लिए विवश है। तो यहाँ पर जो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, लोग जो है यहाँ पर निर्धनतापूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं और अमानवीय दशाओं में भी यहाँ पर जीवन क्या कर रहे हैं, जीवन जीने के लिए वो विवश है। तो विकास जो है एक अन्य अंतर संबंधित पक्ष भी है जिसका निम्नतर मानवीय दशाओं से जो है सीधा संबंध है। मतलब कि विकास का मतलब ये कि यहाँ पर इससे संबंध भी है कि जो मानव जो लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं वो कैसे हैं, निम्नतर जो है यहाँ पर मानव दशाएं जो है यहाँ पर उनसे सीधा संबंध है। और इसका संबंध पर्यावरण प्रदूषण से है, पारिस्थितिकी संकट का भी ये कारक है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, वायु, मृदा, जल, ध्वनि प्रदूषण न केवल हमारे साझा संसाधनों की त्रासदी का कारण बने हैं, अपितु हमारे समाज के अस्तित्व के लिए भी ये क्या हो गए, खतरा बन गए हैं। और परिणाम स्वरूप निर्धनों के सामर्थ्य में गिरावट के लिए तीन अंतः संबंधित प्रक्रियाएं कार्यरत है। वो कौन कौन सी है, सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन और दुर्बल होते हुए सामाजिक बंधनों के कारण, पर्यावरणीय सामर्थ्य में कभी प्रदूषण के कारण, व्यक्तिगत सामर्थ्य में कभी बढ़ती बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण यहाँ पर जो है हमको निर्धनता के सामर्थ्य में गिरावट के लिए जो है यहाँ पर तीन अंतर संबंधित प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। अंततः उनके जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास पर जो है इसका क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और उपयुक्त अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरणों से जुड़े मुद्दों को जो है स्वयं को जो है जोड़ नहीं पाया है। यहाँ पर जो है वर्तमान जो विकास जो है इस प्रकार की जो असंतुलन हो रहा है, मतलब कि जो सामाजिक समाज में जो अन्याय हो रहा है या प्रादेशिक जो है पारिस्थितिक तंत्र का जो है बिगड़ रहा है, तो उसको जो है उस मुद्दों को जो है स्वयं के साथ में जोड़ नहीं पाया। और इसके विपरीत व्यापक रूप से जो है सामाजिक वितरक अन्यायों, जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास में जो है गिरावट, प्राकृतिक संकट और असामाजिक अशांति का जो है कारण माना जा रहा है। और 1993 की ईस्वी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की जो है न्यूनतम दशाएं है। ठीक है ना, तो प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की यहाँ पर क्या है, न्यूनतम दशाएं है। और इसका केंद्र इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करता है कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, न कि विकास को लोगों के बीच में रखकर, जैसा कि पहला होता था। आप समझ लेते सीधा हमको यही से स्टार्ट करना चाहिए था। वैसे तो मानव विकास होता क्या है, तो देखिए मानव विकास जो है स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों में विस्तार, लोगों में जो है विकल्पों का विस्तार, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सशक्तिकरण अवसरों में भी जो है यहाँ पर क्या है, एक वृद्धि प्रक्रिया है। इस प्रकार लोगों के विभिन्न प्रकार के विकल्पों की श्रेणी में विस्तार मानव विकास का जो है सर्वाधिक सार्थक पक्ष है।
कहने का मतलब यहाँ पर है व्यक्ति को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो है विकसित करते हुए मानव के पास में बहुत सारे विकल्प भी है, और उसके साथ ही साथ उसके जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण अवसरों में भी यहाँ पर क्या है, वृद्धि की प्रक्रिया, यही हमारा क्या होता है, विकास होता है। और लोगों के विकल्पों में जो है अनेक प्रकार के अन्य मुद्दे हो सकते हैं, किंतु दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित होना और राजनीतिक स्वतंत्रता, गारंटीकृत मानवाधिकार और व्यक्तिगत आत्मसम्मान से युक्त शिष्ट जीवन स्तर के लिए जो है आवश्यक संसाधनों तक पहुंच जैसे मानव विकास के कुछ मुद्दों पर जो है समझौता नहीं किया जा सकता। मतलब कहना का मतलब यह है कि विकास एक हमारा वो भी है कि मानव जो है गरिमापूर्ण जीवन जी रहा है, गरिमापूर्ण जीवन जो जीता है वो हमारा क्या है, वही हमारा मानव है। तो भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 120 करोड़ से भी अधिक आप लोगों को पता है जनसंख्या है, 2011 के सेंसस के अनुसार है ना, 125 करोड़ की जनसंख्या जिसको बोलते हैं, ठीक है। अधिक जनसंख्या के साथ में जो है भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 188 देशों में से 131 कोटि के क्रम पर है, ठीक है। ये डेटा थोड़ा पुराना है, आप जो है अभी जो लेटेस्ट जो डेटा है उससे एचडीआई का जो लेटेस्ट डेटा उस पर आप अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मानव विकास सूचकांक में जो है ये 2016 की रिपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत जो है कौन सी पोजीशन पर है, 131 पोजीशन पर है 2016 में। उसके बाद में आप जो है अभी का जो है अपडेट कर लेंगे, लास्ट ईयर का और अभी का। उस समय फर्स्ट जो था नॉर्वे था। मानव विकास सूचकांक में जो है निम्न स्कोर होना गंभीर चिंता का विषय है, किंतु उपागम राज्य देशों के सूचकांक जो है मूल्यों में परिकल्पन के लिए चुने गए सूचकांकों और उनके कोटि क्रम का निर्धारण के लिए कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। मतलब कि जिनको चुना गया है ना, तो उनमें किन किन के आधार पर जो है हमारी रेटिंग होती है, उनमें कुछ आपत्तियां उठाई गई है, जैसे कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद जैसे ऐतिहासिक कारकों, मानवाधिकार उल्लंघन, प्रजाति, धर्म, लिंग और जाति आधार पर सामाजिक भेदभाव जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, अपराध, आतंकवाद और युद्ध जैसी सामाजिक समस्याएं, और राज्य की प्रकृति, सरकार का स्वरूप, सशक्तिकरण का स्तर जैसे राजनीतिक कारकों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव जो है कुछ ऐसे कारक हैं जो मानव विकास की प्रकृति के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मतलब कि ये सारे के सारे कारक, इतने सारे कारक हैं जो सारे के सारे मानव विकास की जो प्रकृति है उसका किस प्रकार से निर्धारण किया जाए उसमें बहुत भूमिका निभाता है। और भारत तथा दूसरे बहुत सारे विकासशील देश के संदर्भ में जो है इन पक्षों का जो है बहुत ही विशेष महत्व है। और इसको कौन, यूएनडीपी, अगर आप लोगों को पता हो तो यूएनडीपी जो है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यहाँ पर जारी करती है, और इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग में किया गया, और जिलों का विश्लेषण इकाई मानते हुए प्रत्येक राज्य सरकार ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना जो है यहाँ पर प्रारंभ कर दिया है, ठीक है। प्रत्येक राज्य सरकार भी यहाँ पर क्या करती है, मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी करती है। यद्यपि भारत के योजना आयोग ने अंतिम मानव विकास सूचकांक का जो है परिकलन के बारे में आपसे पहले पहले ही अपनी पुस्तक जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में, अगर आप लोगों को पता हो तो जब हमने यहाँ पर पढ़ा था मानव विकास सूचकांक जो है किस प्रकार से जो है ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बारे में हम पहले ही हम जो है देख चुके हैं। और तथापि इस रिपोर्ट में आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण, न्याय, अभिगम्यता, स्वास्थ्य और राज्यों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों जैसे सूचकों की चर्चा भी की गई है। तो मतलब कि मनुष्य के ऊपर जो है यहाँ पर जो किस प्रकार से जो भिन्न भिन्न राज्यों और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है विभिन्न प्रकार के जो है कल्याणकारी जो उपाय चलाए गए हैं उन सूचकों की भी यहाँ पर क्या की गई है, चर्चा की गई है। और आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, समृद्ध संसाधन आधार और इन संसाधनों तक सभी विशेष रूप से जो है निर्धन, पद दलित और हाशिए पर छोड़ दिए गए लोगों की पहुंच, उत्पादकता, कल्याण और विकास की जो है क्या एक कुंजी है। और सकल घरेलू उत्पादन और इसके प्रति व्यक्ति उपलब्धता को देश के संसाधन का आधार और अक्षय निधि का माप माना जाता है, ठीक है। तो मतलब कि कुल मिला के यहाँ पर ये है कि विकास अगर होगा तो उसमें जो है देश का जो जीडीपी है वो भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। और देश के संसाधन जो है, देश के संसाधन में जो है और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को देश के संसाधन का क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। और आर्थिक उपलब्धि और लोगों की भलाई, आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और परिसंपत्तियों तक पहुंच निर्भर करती है। आर्थिक उपलब्धि का मतलब यही है लोगों के पास में पैसा है, और पैसा अगर लोगों के पास में होगा तो वो क्या करेगा,
संसाधन को जुटा पाएगा, ठीक है, रोजगार और स्वरोजगार के जो है अवसर को प्राप्त कर सकेगा। और विगत वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय और उपभोग व्यय में जो है कुछ वृद्धि हुई है, जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में जो है लगातार यहाँ पर गिरावट आ रही है। जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो पीपल्स है, उनकी संख्या में यहाँ पर क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। और 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का ग्रामीण प्रतिशत लगभग 25% था और शहरी प्रतिशत जो है लगभग 14%। और पूरे देश में जो कितना था, लगभग 22%। और गरीबी के आंकड़े दर्शाते हैं कि छत्तीसगढ़, एमपी, मणिपुर, उड़ीसा, दादर व नगर हवेली में जो है 30% से अधिक जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से जो है नीचे है। ठीक है, ये गरीबी के आंकड़े हैं, थोड़ा इनका ध्यान दें आप। गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का जो है 10 से 20% जो है क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। और आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन द्वीप और लक्षद्वीप की जो है 10% जनसंख्या जो है यहाँ पर क्या है, गरीबी रेखा से जो है नीचे जीवन यापन कर रही है। और गरीब क्या है, वंचित रहने की अवस्था है, मतलब कि संसाधन उनको जो है पर्याप्त रूप से जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहे। वही हमारी क्या होती है, गरीबी होती है। और निरपेक्ष रूप से यह व्यक्ति की सतत, स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन जीने के लिए जो है आवश्यक जरूरतों को संतुष्ट न कर पाने की असमर्थता को जो भी क्या करती है, प्रतिबिंबित करती है। मतलब कि यहाँ पर जो है व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो आवश्यक जरूरत है, आवश्यक संसाधनों की जो आवश्यकता होती है, वो हमको यहाँ पर क्या होता है, उनको प्रोवाइड नहीं हो पाते। वही हमारी क्या है, गरीबी है। किसी देश का जो है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जो है, उस देश के जीवन की गुणवत्ता को जो है पूरी तरह जो है प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। जैसे कि कुछ कारक है, जैसे कि आवास, सार्वजनिक परिवहन, हवा की गुणवत्ता, पीने का पानी भी पहुंच भी जो है जीवन स्तर के मानक को निर्धारित करता है। मतलब कि किसी देश का जीडीपी अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर विकसित है वो, ठीक है ना। किसी देश का जीडीपी अच्छा के अलावा यहाँ पर जो है कुछ कारक है, जैसे कि वहाँ रहने का सार्वजनिक परिवहन, हवा की गुणवत्ता, पीने का पानी, ठीक है ना, ये कुछ मानक भी जो है जीवन स्तर को जो है निर्धारित करते हैं। और बिना रोजगार की आर्थिक वृद्धि और अनियंत्रित बेरोजगार जो है भारत में गरीब रहने के अधिक होने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत में गरीबी की, यहाँ पर जो है राज्यवार आपको जो है विवरण दे रखा है, प्रतिशत बता रखा है, लेकिन ये प्रतिशत जो है 1999-2000 का डेटा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्वस्थ जीवन के सूचक क्या होते हैं। स्वस्थ जीवन का देखिए स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति जो है बीमार ना हो, रोग ना हो, रोग पीड़ा से मुक्त जीवन और दीर्घायु, मतलब कि उसकी जो है क्या होनी चाहिए, जीवन प्रत्याशा जो है वो यहाँ पर अधिक होनी है। यही हमारे क्या है, स्वस्थ जीवन के सूचक है। शिशु शिशु का मृत्यु दर होना, माताओं में जो है प्रजनन के दौरान जो है मृत्यु दर को घटाने के उद्देश्य से पूर्व और प्रसवोत्तर, मतलब कि प्रसव से पूर्व और उसके बाद में जो है उनको स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, वृद्धों के लिए जो है स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा एक स्वस्थ और लंबे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर माप है। मतलब कि व्यक्तियों को जो है पर्याप्त पोषण मिलना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, व्यक्तियों की जो है सुरक्षा है, स्वस्थ जो है लंबे जीवन के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण माप हैं। उसके लिए आप लोगों को पता होगा, हमारी सरकार ने जो है स्वच्छ भारत मिशन चलाया, ठीक है ना। स्वच्छ भारत मिशन में क्या है, कारखानों से निकलने वाले विषैले और जैविक क्रियाओं से नष्ट न होने पाने वाले कचरों, शहर के सीवर और खुले में शौच आदि के कारण स्वास्थ्य से हुए संबंधित खतरे बहुत सारे पैदा हुए। इन समाधानों के लिए भारत सरकार ने जो है स्वच्छ भारत मिशन जो है, उनमें से एक है स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ वातावरण, विशेष रूप से स्वच्छ हवा, पानी, शोरगुल मुक्त माहौल और स्वच्छ परिवेश प्राथमिक आवश्यकता है। ये व्यक्ति के पास में ये चीजें होगी तो वहां पर क्या होगा, स्वस्थ शरीर होगा, स्वच्छ मस्तिष्क होगा, स्वच्छ वातावरण होगा। नगर निगम के कचरे, उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल, परिवहन से निकलने वाले धुएं आदि में जो है शहरों में क्या हुआ, प्रदूषणों की संख्या में प्रदूषणों के जो है प्रमुख स्रोत है, उनसे प्रदूषणों की संख्या में वृद्धि होती है। और ग्रामीण इलाकों और शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में खुले में शौच जो है एक प्रमुख स्रोत है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ उद्देश्य हैं स्वच्छ भारत मिशन का। अभियान का उद्देश्य क्या है, देश को खुले में शौच से मुक्ति, नगर निगम में 100% ठोस कचरा और वैज्ञानिक तरीके से जो है उसका उचित प्रबंधन, घरों में शौचालय, सामुदायिक शौचालय और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना,
ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए साफ ईंधन पर जो है एलपीजी को जो है सुलभ उपलब्ध करवाना। जल से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए जो है प्रत्येक घर में जो है पीने लायक जल उपलब्ध करवाना। और अपरंपरागत स्रोत जैसे कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को क्या करना, बढ़ावा देना, ताकि उससे क्या हो सके, प्रदूषण कम से कम हो सके। तो यहाँ पर आप एक साक्षरता दर की हमने एक लिस्ट दे रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं कि लिटरेसी रेट जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्त्री पुरुष की कुल साक्षरता, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो हमारा ये केरल जो है, आप लोगों को पता है केरल में जो है सर्वाधिक साक्षरता है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखें लक्षद्वीप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता आपको देखने को मिलती है। और कुछ स्वास्थ्य सूचकों के क्षेत्र में अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत ने जो है सराहनीय कार्य किया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए मृत्यु दर जो 1951 में कितनी थी, 25.1% से घटकर 2015 में जो 6.5 प्रति हजार हो गई है। इस अवधि में जो है शिशु मृत्यु दर जो है 148 प्रति हजार से 37 प्रति हजार होना। 148 मृत्यु, एक मतलब कि एक प्रति 1000 में से जो है 148 लोग बच्चों की जो है मृत्यु हो जाती थी। अब वर्तमान में अगर बात करें तो वो कितना हो गया, 37 हो गया, 2015 तक का डेटा है ये। और इसी 1951 से 2015 की अवधि में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है पुरुषों के लिए बढ़कर देखिए कितनी हो गई है, 66.9 वर्ष हो गई है, जो कितनी थी 37.1। और महिलाओं के लिए 36 से लेकर 70 वर्ष हो गई है। मैं बहुत यहाँ पर जो है अच्छा कार्य किया है भारत के द्वारा। और इसी अवधि के दौरान भारत की अगर जन्म दर की अगर हम बात करें तो जन्म दर को भी हमने क्या किया है, नीचे लाया है। लेकिन ये जो 20.8 जो है ये क्या है, अभी विकसित देशों की तुलना में जो है काफी ऊंची है। लिंग जो है विशिष्ट ग्रामीण और नगरीय स्वास्थ्य सूचकों के संदर्भ में देखने की स्थिति और चिंताजनक यहाँ पर जो है प्रतीत होती है। मतलब कि जो लिंगानुपात है वो हमारा थोड़ा अलग प्रकार से जो है हमारी यहाँ पर जो है स्थिति जो है गंभीर है, थोड़ी चिंताजनक प्रतीत होती है। और भारत में स्त्री लिंगानुपात जो है घटता जा रहा है। और भारत की जनसंख्या जो है विशेष रूप से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों लिंग अनुपात के संबंध में बहुत ही जो है अवांछनीय है, थोड़े उसमें सुधार की आवश्यकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो केरल को अपवाद मान लिया जाए तो सभी राज्यों में बच्चों का लिंग अनुपात जो है यहाँ पर क्या हुआ है, घटा है। और पंजाब हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में ये सर्वाधिक चिंताजनक है। ठीक है, यहाँ पर बालिकाओं की संख्या जो प्रति हजार पे कितनी है, 850 ही है। सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक विकास मुक्ति है, भूख गरीबी दास्ता बंधुआकरण अज्ञानता निरक्षरता और किसी अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी है। ठीक है, इन सभी चीजों से अगर यहाँ पर मुक्ति हो जाती है, लोगों को जो है जैसे कि भुखमरी ना हो, गरीबी ना हो, दास्ता ना हो, बंधुआकरण ना हो, अज्ञानता ना हो, निरक्षरता ना हो, तो ये सभी चीजें नहीं होगी हमारे समाज में, तो क्या हो जाएगा, मानव विकास होने लग जाएगा। और वास्तविक अर्थों में मुक्ति क्या है, तभी संभव है जब लोग जो है अपने सामर्थ्यों और विकल्पों के प्रयोग में जो है सशक्त हो और प्रतिभागिता करें। मतलब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तभी वो इस प्रकार का जो है समर्थ हो पाएगा। और समाज और पर्यावरण के बारे में ज्ञान तक पहुंच ही जो है मुक्ति का मूलाधार है। और ज्ञान और मुक्ति का रास्ता साक्षरता से होकर ही जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत में साक्षरों की प्रतिशत दक्षता, अभी हमने पीछे वो देखी थी ना टेबल, वो भारत में साक्षरता की जो प्रतिशत को दर्शाती है। तो देखेंगे अगर, तो भारत में कुल साक्षरता जो है कितनी है, 74.4 है। जबकि अगर हम बात करें तो स्त्री साक्षरता कितनी है, 65। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में जो कुल साक्षरता जो है महिला राष्ट्र साक्षरता जो है राष्ट्रीय साक्षरता से ऊंची है। मतलब कि दक्षिणी देशों में जो दक्षिणी जो हमारे राज्य हैं उनमें क्या हुआ है, थोड़ा महिला साक्षरता पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है। भारत के राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। बिहार में अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 64% साक्षरता है। और केरल मिजोरम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 93% और 92% साक्षरता हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं भारत में मानव विकास सूचकांक। तो स्थानीय भिन्नताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों और स्त्रियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कृषि मजदूरों इत्यादि जैसे हमारे समाज में जो है सीमांत वर्गों में जो है साक्षरता का प्रतिशत जो है हमारे यहाँ पर बहुत ही कम है। और यहाँ पर उल्लेखनीय है कि यद्यपि सीमांत वर्गों में साक्षरों का प्रतिशत सुधरा है, तथापि धनी और सीमांत वर्गों की जनसंख्या के बीच में अंतर ये साथ में क्या हुआ है, यहाँ पर बड़ा है। मतलब कि जहाँ साक्षरता में तो अंतर बड़ा, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिशत जो है यहाँ पर धनी और सीमांत वर्गों की जनसंख्या के बीच में जो प्रतिशत है वो अंतर जो है हमारे यहाँ पर समय के साथ में बढ़ता गया है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं मानव विकास सूचकांक की जो है राज्य वाइज जो है यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर जो है जारी की गई है। जो भारत का योजना आयोग बनाता था, आप लोगों को पता है, उसको अबोलिश करके नीति आयोग बना दिया गया। तो भारत में मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, इस डेटा को आप अपडेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सूचकांक जो है केरल में जो है सर्वोच्च कोटि का है, और इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा व पंजाब आते हैं। की अपेक्षा के अनुसार अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो है सबसे नीचे है। और ऐसे हालात के लिए जो अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण जो है यहाँ पर उत्तरदायी होते हैं। केरल के मानव विकास का उच्चतम मूल्य उसके द्वारा 100% के आसपास साक्षरता दर को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्यशीलता का कारण है। मतलब देखिए, एक एक फैक्टर भी अगर इंक्रीज होगा तो वहां पर क्या होगा, उच्च जो है हमारा मानव विकास सूचकांक जो है हमारा उच्च होगा। और कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में अगर हम यहाँ पर बात करें तो पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच में यहाँ पर क्या है, कम अंतर पाया जाता है। केरल में आप लोगों को पता है पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच में बहुत ही कम अंतर है। शैक्षणिक उपलब्धियों के अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें तो आर्थिक विकास की, तो आर्थिक विकास में अगर हम यहाँ पर बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा जैसे जो है मानव विकास के जो मूल्य जो है असम, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि की तुलना में बहुत ही ऊंचे हैं, ठीक है ना। वहाँ पर जो है आर्थिक गतिविधियां अधिक होती है तो आर्थिक विकास अधिक होगा। उपनिवेशिक काल में विकसित प्रादेशिक विकृतियां और सामाजिक विषमताएं अब भी जो है भारत की अर्थव्यवस्था, राजतंत्र और समाज में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सामाजिक वितरण न्याय को जो है अपने मुख्य ध्येय पर के साथ जो है भारत सरकार ने नियोजित विकास के माध्यम से संतुलित विकास के जो है सांस्थितिकरण, मतलब कि जो है सांस्थितिक मतलब का मतलब यहाँ पर जो है एक प्रकार की फिक्स स्थिति जो हमको प्राप्त हो चुके हैं उसके लिए जो है सम्मिलित प्रयास किए गए हैं। और इसने अधिकांश क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की, किंतु ये वांछित स्तर से जो है अभी भी बहुत नीचे है। पर्यावरण, जनसंख्या, पर्यावरण और विकास, देखिए जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है पर्यावरण और विकास पे जो है एक बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। और यह एक जटिल है क्योंकि युगों से यही सोचा जा रहा है कि विकास एक मूलभूत संकल्पना है, और यदि एक बार इसे प्राप्त कर लिया गया तो समाज की सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं का निदान हो जाएगा। यद्यपि विकास जो है मानव जीवन की गुणवत्ता में अनेक प्रकार से जो है महत्वपूर्ण सुधार है, उसके बावजूद भी हमको यहाँ पे क्या मिलती है, प्रादेशिक विषमताएं, सामाजिक असमानताएं, भेदभाव, वंचना, लोगों का विस्थापन, मानवाधिकारों पर आघात और मानवीय मूल्यों का विनाश और पर्यावरणीय निम्नीकरण भी जो है इससे बड़ा है। और साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1993 से आप लोगों को पता हो तो मानव विकास रिपोर्ट की जो है विकास की अवधारणा में जो है अभिभूत कुछ पक्षपातों और पूर्वाग्रह को जो है संशोधित करने का प्रयास किया गया। मतलब कि जो पहले से जो डिसाइडेड थे उनमें कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। और 1993 की मानव विकास की रिपोर्ट के कुछ प्रमुख मुद्दे थे। लोगों की सहभागिता और सुरक्षा, इसमें जो है मानव विकास की जो है न्यूनतम दशाओं के रूप में उत्तरोत्तर लोकतांत्रिकरण और लोगों के बढ़ते सशक्तिकरण पर भी बल दिया गया। और रिपोर्ट ने जो है शांति और मानव विकास लाने समाज, नागरिक समाजों में बहुत बड़ी जो है सकारात्मक भूमिका को भी यहाँ पर ये स्वीकार करती हैं। और नागरिक समाजों की जो है विकसित देशों द्वारा जो है प्रतिरक्षा खर्चों में कटौती, सशस्त्र बलों पर के अप्रयोजन और प्रतिरक्षा के आधारभूत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की ओर जो है संक्रमण, और विशेष रूप से जो है निशस्त्रीकरण और नाभिकीय युद्धास्त्रों की संख्या घटाने के लिए जनमत तैयार करने की दिशा में यहाँ पर कार्य किया है, ठीक है। तो ये आप चीज ध्यान रख सकते हैं। और नाभिकीकृत विश्व में जो है शांति और कल्याण जो है दो प्रमुख वैश्विक चिंता है कि मतलब कि जो जिस प्रकार से जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर रहे हैं उस प्रकार से जो है पीस एंड वेलफेयर जो है एक दो प्रमुख वैश्विक चिंताएं बढ़ जाती है यहाँ पर। और उपागम के दूसरे छोर पर अगर हम यहाँ पर बात करें, नव मास्थस्वादियों, पर्यावरणविदों और आमूलीवादी पारिस्थितिकविदों द्वारा व्यक्त की विचार है। और उनका विश्वास है कि एक प्रश्नचित और शांत सामाजिक जीवन के लिए जनसंख्या और संसाधनों के बीच में जो है उचित संतुलन जो है एक आवश्यक दशा है। मतलब उनका कहने का मतलब यहाँ पर जो है कि उनका जो बीच में जो है क्या होना चाहिए, एक उचित संतुलन होना चाहिए। और इन विचारकों के अनुसार जनसंख्या और संसाधनों के बीच में जो है अंतर 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ा है। तो ये अंतर कब बढ़ा है, 18वीं शताब्दी के बाद में बढ़ा है। तो ये उचित संतुलन अगर होगा तो यहाँ पर जो है विकास अच्छे से हो जाएगा। और पिछले 300 वर्षों की अगर हम यहाँ बात करें तो विश्व के संसाधनों में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है, जबकि मानव जनसंख्या में जो है बहुत ही अधिक वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है मानव जो है संसाधनों का जो है अत्यधिक दोहन कर रहा है। और विकास ने
केवल विश्व के सीमित संसाधनों के बहुविध प्रयोगों को बढ़ाने में योगदान दिया, जबकि इन संसाधनों की मांग में अतिशय जो है यहाँ पर वृद्धि होती है और इस प्रकार विकास के किसी भी क्रियाकलाप के संकल्प समक्ष जो है परम कार्य, जनसंख्या और संसाधनों के बीच में यहाँ पर क्या करना है, समता बनाए रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर रॉबर्ट ने यहाँ पर जो है क्या किया, मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव के विषय को चिंता व्यक्त करने वाले पहले विद्वान थे। इसलिए उनको क्या बोला, नवमास्टरवाद बोला गया। और जिस प्रकार से जो है मानव पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन है और उससे कई गुना अधिक जो है मानव यहाँ पर उपयोग में ले रहा है, तो उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पद चिन्ह। बता चुका हूं मैं, अगर आप लोगों को पता हो तो। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब कि जितने संसाधन एक वर्ष में मनुष्य के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी पर जो टोटल पॉपुलेशन है उसके द्वारा जितना उपयोग करना चाहिए उसके मुकाबले में मनुष्य कितना कर रहा है। तो 1:1:5 मतलब मान लीजिए कि पूर्ण मनुष्य को जो है 100 किलो भोजन करना चाहिए एक साल में, जितने भी मनुष्य हैं, तो वो कितना कर रहा है, 170 किलो। ठीक है ना, 100 किलो कोयले का उपयोग करना चाहिए, वो कितना कर रहा है, 170 किलो। 100 लीटर पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, वो कितना कर रहा है, 170 लीटर। मतलब कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, संसाधन का जो है यहाँ पर दोहन कर रहा है। और संसाधन हर जगह समान रूप से जो है वितरित है, सभी लोगों को पता, आप लोगों को अच्छे से। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन ग्रंथ मूलतः प्रकृति के तत्वों के बीच में संतुलन और समर्थता के जो है क्या थे, प्रति चिंतित थे। मतलब अगर प्राचीन ग्रंथों की अगर हम बात करें तो वो क्या थे, जनसंख्या के बीच में संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में जो है किस प्रकार से जो है बनाना चाहिए संबंध, उसके प्रति जो है चिंतित थे। महात्मा गांधी ने अभिनव समय में ही दोनों के बीच में जो है संतुलन और समर्थता के प्रबंधन को जो है यहाँ पर प्रेषित करते हैं। और गांधी जी हो रहे विकास, विशेष रूप से जिसमें जिस प्रकार औद्योगिकीकरण द्वारा नैतिकता, आध्यात्मिकता, स्वलामबंधन, अहिंसा, पारस्परिक सहयोग और पर्यावरण के ह्रास का जो है सांस्थितिकरण जो है किया गया है, के प्रति जो है क्या थे, आशंकित थे। मतलब कि उन वो मतलब कि शुरुआत से ही जो है चिंतित रहे हैं प्रकृति और जनसंख्या के बीच में जो है संतुलन बनाए रखने के लिए। और यहाँ पर जो है कुछ बुक्स जो है आई है, तो बात करें तो क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट लिमिट्स द ग्रोथ, शुमाकर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ब्रुटलेट कमीशन की रिपोर्ट जो है ओवर कॉमन फ्यूचर, और अंत में एजेंडा 21 रिपोर्ट जो है दी रियो कॉन्फ्रेंस में भी जो है यहाँ पर प्रतिध्वनित हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे जो है मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके जो है मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। और एक बार फिर आप सभी लोगों को जो है दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जो है स्वास्थ्य और परिवार जो है आपका स्वस्थ रहे, ठीक है। और जब भी अनअकैडमी का एडमिशन ले, आप VVYT रेफरल कोड का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी लोगों को जो है, आपके और आपके परिवार को जो है दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।